हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ सभी का न्यू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चन पेपर कोड था 34 का, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इसका सेक्शन ए एंड बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन पेपर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वैसे ऑलरेडी ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके, तो चलिए सेक्शन सी जो था क्वेश्चन पेपर कोड का, सेट 1 में जो सभी क्वेश्चन थे उन सभी को डिस्कस करेंगे। सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेक्शन सी जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप होता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। ओके, तो सेट 1 में जो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26 था, उसमें चॉइस गिवन थी ए और बी, दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ए, उसको हम देख लेते हैं। इसमें आपको गिवन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म इक्वल टू -14 एंड 2 दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म मीन्स ए वन आपको गिवन है -14। ठीक है, गिवन क्या है आपको, a1 गिवन है -14 और a5 आपको गिवन है कितना, 2 रेस्पेक्टिवली। एंड द लास्ट टर्म दे रखा है आपको 62। इट मीन्स an आपको गिवन है कितना है, 62, nth टर्म या लास्ट टर्म। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इट मीन्स आपको n फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज़ बताइए मुझे फर्स्ट टर्म दे रखा है तो a5 गिवन है मुझे, तो a5 जो होगा वो क्या होगा, a प्लस n-1 मीन्स 4d हो जाएगा। 2 के इक्वल a क्या है, फर्स्ट टर्म ही है, ये -14 गिवन है। -14 प्लस 4d इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो 4d की वैल्यू क्या हो गया, -14 इस तरफ ट्रांसफर होगा तो +14 हो जाएगा, +2 ऑलरेडी है वहाँ पे तो ये 16 हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/4 मीन्स 4। तो जो कॉमन डिफरेंस है इस एपी का वो क्या हो गया, 4 हो गया। अब आपके पास में कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म है, तो nth टर्म आपको दे रखा है an, कितना दे रखा है, 62 दे रखा है। तो nth टर्म जो है वो क्या होता है, an, a प्लस n-1 इंटू डी तो होता है, और ये आपको 62 गिवन है। a हमारे पास में है फर्स्ट टर्म -14 प्लस n-1 इंटू डी आपने फाइंड आउट कर लिया कितना, 4। ये सभी 62 के इक्वल है। तो -14 को ट्रांसफ़र करूँगा इस तरफ, +14 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स n-1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 62 प्लस 14 करोगे तो ये 76 के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 76। 4 76 से कैंसिल होगा, 4 से 76 कैंसिल करोगे 19 आ जाएगा। तो n-1 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 19 आ गई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, -1 को इधर ट्रांसफ़र करोगे 19 + 1 हो जाएगा, वो आ जाएगा 20 के इक्वल। ठीक है, तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो हो गया। इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इट मीन्स आपको वो टर्म निकालनी है इस एपी की जो क्या हो, नेगेटिव हो। फर्स्ट वाली, पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी वो आपको बताना है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि nth टर्म फाइंड आउट करना है जो नेगेटिव हो। इट मीन्स an क्या हो, <0 हो। वो n की कौन सी वैल्यू के लिए होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो an <0 होना चाहिए। तो an क्या होता है, nth टर्म आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसमें आपको a रिक्वायर्ड होगा मीन्स फर्स्ट टर्म। तो a1 फर्स्ट टर्म क्या है आपकी इस एपी की, 65 गिवन है। और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। देखो इसमें से इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आ रहा है, -4। 61 - 65 करूँगा, 57 - 61 करूँगा तो भी -4 आ रहा है। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस हो गया इसका -4। ठीक है, तो an क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए। an हमारा होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये 0 से छोटा होना चाहिए। तो a फर्स्ट टर्म 65 प्लस
n-1 इंटू डी कितना है आपके पास में भैया, -4 है, लेस देन 0 होना चाहिए। -4 को n-1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -4 इंटू एन करूँगा तो माइनस का 4n हो जाएगा, और -4 इंटू -1 करूँगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये होना चाहिए लेस देन 0। तो 65 + 4 69, माइनस का क्या हो गया 4n लेस देन 0 होना चाहिए। अगर मैं इस इन इक्वेशन है ये, इन इक्वेशन में मैं +4n दोनों तरफ ऐड करता हूँ, तो प्लस का ऐड कर रहा हूँ इसलिए साइन में इन इक्वेशन के कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये 69 -4n +4n हो गया, और ये लेस देन होगा +4n से, तो ये -4n +4n कैंसिल हो गया। इट मीन्स आपके पास में अल्टीमेटली आया क्या, देखो 4n जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किसके, 69 के। ठीक है, 69 लेस देन 4n होना चाहिए या 4n ग्रेटर देन 69 होना चाहिए। तो अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड करूँ तो n ग्रेटर होना चाहिए 69/4 से। अब मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ इसलिए साइन चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता तो साइन चेंज हो जाता। तो अगर आप 69 को 4 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 17 टाइम्स 68, और 1/4 और बचेगा, मीन्स n जो है वो ग्रेटर होना चाहिए क्या, 17 टाइम्स तो 68 होगा, 1/4 क्या होगा 0.25 के इक्वल। तो n जो है वो क्या होना चाहिए, 17.25 से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स n की जो इंटीजर वैल्यू आएगी, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म है वो इंटीजर में ही होगा। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या आएगा आपका 18 आएगा। तो 18 नंबर टर्म जो होगा इस एपी का वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अगर आप फाइंड आउट करना चाहो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं a18 निकालूँ मीन्स 18 टर्म निकालता हूँ तो वो क्या होगा, a + n-1 मीन्स 18 - 1 17d होगा। a क्या है फर्स्ट टर्म आपको पता है 65 है, प्लस 17 टाइम्स d कितना है -4 है, तो 65, ये 17 इंटू 4 करोगे तो 68 आ जाएगा, माइनस का 68। तो देखो ये a18 जो है वो क्या आ रहा है -3 आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म अगर आप a17 निकालोगे, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 का है, तो a17 अगर आप निकालोगे तो वो 1 आएगा। तभी तो देखो a18 - a17 करोगे तो -4 जनरेट होगा यहाँ से कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो 17th टर्म जो है वो पॉजिटिव टर्म है 1, बट 18th टर्म जो है वो -3 है। इट मीन्स जो 18th टर्म होगी वो क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो इसका आंसर होगा n = 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है कि प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता ही आता है, √2 √3 √5, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो फिर आपको इस तरीके से पूछ लिया जाता है, प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। सबके क्वेश्चन करने का तरीका सेम ही है। सबसे पहले तो क्या मान के चलोगे आप इसका कॉन्ट्रेरी एज्यूम करके चलोगे कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अगर √5 रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a/b, जहाँ a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। ठीक है, को प्राइम इंटीजर है, और b क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। अब आप ये एज्यूम करके चले हो कि a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, और a/b क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये आप एज्यूम करके चले हो। तो अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ देखो तो ये क्या आ जाएगा, b × √5 = a। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ दोनों तरफ में तो स्क्वायरिंग करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, b का स्क्वायर हो जाएगा b² = a²। अब देखो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये जो 5 है वो क्या करेगा, a² को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, a² को, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ओके, आपके थ्योरम गिवन है ना, इफ एनी नंबर p इज डिवाइड a² देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, ये आपको थ्योरम गिवन है चैप्टर 1 में। तो अगर
ये 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो a है वो 5 का मल्टीपल होगा। इट मीन्स a इक्वल टू 5c है। ये मैं इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू a की जगह 5 ऑफ c रख दो आप, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। ये 5 इस 25 को 5 टाइम कैंसिल करेगा तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 ऑफ c स्क्वायर। अब यहाँ से हमें ये क्लियर लग रहा है कि जी ये जो 5 है ये b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स b। इट मीन्स b जो है वो भी 5 का क्या है, मल्टीपल है। अब देखो b यहाँ 5 का मल्टीपल आ जाएगा, कुछ 5 टाइम्स ऑफ डी, बी 5 का मल्टीपल आ रहा है, ए भी 5 का मल्टीपल आ रहा है। इट मीन्स ए और बी में एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर 5 तो आ ही रहा है। बट आप एज्यूम करके चले थे क्या कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। बट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 5 तो एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर आ ही रहा है। इट मीन्स क्या होगा कि हम जो एज्यूम करके चले हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है बात, ठीक है। और जब ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जो हम एज्यूम करके चले हैं वो बात क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। इट मीन्स हमारा जो एज्यूम्पशन है वो इनकरेक्ट है। और हम एज्यूम करके चले थे कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमारा एज्यूम्पशन अगर इनकरेक्ट हो रहा है इट मीन्स √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होगी वहाँ पेपर में। अगर आपने सिलेबस को ढंग से किया है स्कूल में या किसी कोचिंग में तो आपको सब बताया गया होगा। ये मैं हर एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिख रहा, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे इसको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। ओके, एक आपको सर्कल गिवन है ये, ठीक है। आपको किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाली हुई है ये सपोज कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे मैं अगर टेंजेंट डाल रहा हूँ, एक टेंजेंट ये हो गई और दूसरी टेंजेंट जो है वो मैं कुछ ऐसी ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट डाल रहे हैं, prove that the angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो point of contact से सेंटर पे जो लाइन सेगमेंट आ रहा है, ये सेंटर सपोज यहाँ मान लेता हूँ मैं, ये है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भाई ये एंगल जो है, अगर मैं ये पॉइंट P ले लेता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट, ये सपोज पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया और ये पॉइंट सेंटर को मैंने O ले लिया सपोज। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री एंगल होने का मतलब इन दोनों एंगल का सम जो है वो क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। ये आपको प्रूव करना है। मीन्स आपको प्रूव क्या करना है, एंगल जो है APB प्लस एंगल AOB जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो अगर ये प्रूव करना है तो मैं एक चीज़, अगर आपको पता है कि अगर सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो ये जो लाइन बनती है ये हमेशा क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा, नहीं होगा क्या, क्योंकि OA जो है वो परपेंडिकुलर है AP के एंड OB जो है वो परपेंडिकुलर है PB के। समझ में आया। और अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री हो गए। तो अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल कौन से क्वाड्रिलेटरल की मैं बात करता हूँ, OAPB की। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर
में देखूं तो चारों एंगल जो हैं इनका सम हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री इक्वल होगा। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी जो है वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब आपको पता है एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी जो है वो तो क्या है 90 तो ये 90 हो गया प्लस ये 90 हो गया, प्लस में ये जो दो बच गए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी जो है वो 360 के इक्वल हो गया। अब ये 90 180 180 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 360 माइनस 180 जो है वो क्या आ जाएगा 180 के इक्वल। तो इट मीन्स ए पी बी और ए ओ बी जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। इसमें भी आपको चॉइस गिवन थी और दे रखा है बीच में, ठीक है। तो इंटरनल चॉइस गिवन थी तो दोनों में से कोई ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो मैं अगर LHS पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, LHS क्या है, देखो न्यूमरेटर से साइन ए कॉमन आ रहा है, दिख रहा है क्लियरली, साइन ए कॉमन आ रहा है, ये क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर से कॉस ए कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ओके, अब ये देखो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए और हमें सिर्फ टेन ए चाहिए। इट मीन्स ये जो ब्रैकेट वाले हैं ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं कैंसिल होंगे तभी सिर्फ टेन ए बचेगा, ठीक है। तो ये क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूँ। आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ, डिवाइड में क्या है इसका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टेन ए तो बाहर आ गया भैया, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये क्या बन रहा है देखो 1 माइनस 2 मीन्स यहाँ से -1 होगा और 2 कॉस स्क्वायर ए तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, टेन ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइड में भी तो यही आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, टेन ए आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा और वही आपका क्या होगा RHS होगा। ओके, तो ये इसका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देख लेते हैं क्या है इसका। बी पार्ट में आपको गिवन है प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो वहीं से फिर LHS से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जब भी देखो सेक टेन कॉट में दे रखा हो एक्सप्रेशन तो अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो आप क्या करो उन सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो अगर मैं यहाँ देखो सेक के है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस से लिख सकता हूँ, इनटू में क्या है 1 माइनस साइन है, ये तो ऑलरेडी साइन में कन्वर्ट है। सेक ए को मैं क्या लिख लूँ फिर से 1 अपॉन कॉस से लिख लेता हूँ, प्लस टेन ए को मैं क्या लिख लेता हूँ साइन ए अपॉन कॉस से लिख लेता हूँ, बिकॉज हमें इनिशिएट तो करना पड़ेगा ना कहीं से, ठीक है। तो ये देखो क्या बन रहा है, ये तो 1 माइनस साइन है न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर में कॉस से आ गया, इनटू यहाँ कॉस से क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, कॉस से एलसीएम आ गया, क्या बन जाएगा यहाँ 1 प्लस साइन ए बन जाएगा। अब देखो ये 1 माइनस साइन ए आ रहा है, ये 1 प्लस साइन ए आ रहा है, मीन्स ये बन रहा है ए माइनस बी, ये बन रहा है ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या है कॉस ए इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो क्या होता है कॉस स्क्वायर ए की तो इक्वल होता है
आइडेंटिटी होती है। तो ये कॉस स्क्वायर ए बन गया, ये भी कॉस स्क्वायर ए है ऑलरेडी, ये कैंसिल करके दोनों एक दूसरे को 1 बना देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्यों होता है पता होगा आई थिंक। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है आइडेंटिटी, वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफर करूं तो कॉस स्क्वायर ए जो है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा ना। ओके, तो यही हमने यहाँ पे पुट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपको गिवन है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो आपको क्या दे रखा है, एक स्मॉलर सर्कल गिवन है, इसके बाहर एक लार्जर सर्कल और दे रखा है, कॉन्सेंट्रिक है दोनों। एक सेकंड, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको गिवन है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपको कि जो लार्जर सर्कल की जो कोड है वो स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रही है, मीन्स स्मॉलर की टेंजेंट हो गई वो कुछ इस तरीके से। ओके, ये आपको गिवन है। तो आपको इस कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपको रेडियस दे रखी है, लार्जर की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, स्मॉलर की 3 है। तो अगर मैं ये कोड ए बी ले लेता हूँ, सेंटर इसका ओ ले लेता हूँ, दोनों का कॉन्सेंट्रिक है, सेम सेंटर होगा। अगर ये पॉइंट मैं टी ले लेता हूँ जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है, तो ये जो ओ टी है ये स्मॉलर सर्कल की रेडियस होगी, 3 सेंटीमीटर की है ये। और अगर मैं ए को ओ से मिला देता हूँ तो ये लार्जर सर्कल की रेडियस हो जाएगी जो 5 के इक्वल है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको जब सेंटर से मिलाते हैं तो ये जो लाइन बनती है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये जो ओ टी ए है, ट्राइंगल ओ टी ए जो है वो क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मुझे एक चीज़ बताइए कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला तो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैं ये थीटा बात कर लेता हूँ तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो ये जो 80 है वो क्या बन गया, इसका बेस बन गया। तो अगर मुझे बेस फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, बिकॉज मुझे अल्टीमेटली ए बी फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं 80 निकाल लेता हूँ, 80 जो है वो क्या होगा, 80 जो है वो ए बी का हाफ ही तो होगा, है ना। जो 80 होता है वो ए बी का हाफ होता है। तो अगर मैं 80 फाइंड आउट कर लेता हूँ तो उसको 2 टाइम्स कर दूंगा तो ए बी आ जाएगा हमारे। तो 80 हमारा बेस है। तो अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ लेता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ लेता हूँ, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है 5, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे रखा है 3 स्क्वायर प्लस बेस आपको फाइंड आउट करना है जो 80 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 9 प्लस ये आ जाएगा 80 स्क्वायर। ओके, तो 80 स्क्वायर जो है आपका वो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9 करूँगा 16 आ जाएगा। तो 80 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो जब 84 आ गया है तो फिर ए बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स कब होंगे, जब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की उसमें कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तभी हम जो डी है उसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखेंगे और ए बी सी कंपेयर करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे।
तो इसमें देखो अगर मैं पी एक्स को अंदर x माइनस टू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे क्या आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस में 2px प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्मॉल a है वो क्या है, p है। स्मॉल b जो होता है वो -2p है और स्मॉल c जो है वो 6 के इक्वल है। ठीक है, ये सभी वैल्यू जो है मुझे यहाँ सेटिस्फाई करवानी है। तो बी स्क्वायर क्या होगा, -2p का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए कितना है p इंटू सी कितना है 6 इक्वल टू 0 हो गया ये। तो -2p का स्क्वायर करूँगा तो ये तो 4p स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 ये 24 हो गया, 4 इंटू 6 24 ऑफ p इक्वल टू 0। p कॉमन आ जाएगा, सॉरी 4p कॉमन आ जाएगा। अगर मैं 4p को कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे p बचेगा -6 बचेगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक बार 4p को आप 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार p -6 को 0 के इक्वल पुट करोगे। तो 4p को 0 के इक्वल पुट करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी एक तो। ओके, p की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर मैं p -6 को 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो p की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, बट क्या p 0 हो सकता है? अगर मैं p की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक में 0 पुट कर देता हूँ तो ये वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, है ना। अगर p की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो 0 + 6 इक्वल टू 0 कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इट मीन्स p जो है वो 0 पॉसिबल नहीं है। तो p जब 0 नहीं होगा तो फिर p की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, p = 6 ही होना पड़ेगा आपको। आप जब 11th क्लास में आएंगे तो आप जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ जो भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे एक बार वापस उस इक्वेशन में या इन इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि क्या हमें सही में वो सॉल्यूशन मिल रहे हैं क्या। जैसे आप लॉगरिथमिक जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे उनमें हम इस तरीके से वापस पुट करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो होल्ड भी करना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ अगर मैं p की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 + 6 इक्वल टू 0 आ जाता है। तो जो बेसिक मैथ्स होती है वही यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही, इक्वेशन होल्ड ही नहीं हो पा रही खुद ही। तो ऐसी तो p की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी ना। तो p की वैल्यू फिर क्या होनी पड़ेगी, 6 होनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, जो सेट 1 के सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सेट 2 में और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे इसके वो अब देख लेते हैं। तो पहला जो डिफरेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 29 था, इसमें भी आपको चॉइस गिवन थी। ठीक है, देख लेते हैं। ए पार्ट क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750। मीन्स आपको S15 गिवन है और वो 750 के इक्वल दे रखा है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15। आपको फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, मीन्स A1 जो है वो 15 गिवन है आपको। फाइंड इट्स 20th टर्म, मीन्स आपको A20 जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो S15 आपको 750 दे रखा है, तो S15 कितना होगा। अगर मैं S15 निकालना चाहूँ, एक सेकेंड, S15 क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स आपको पता होगा। Sn जो होता है वो क्या होता है, n/2 प्लस n/2 इंटू एक तो होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है एक तो, या फिर ये होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी होता है ये। ठीक है, तो ये बात 15 टर्म्स की कर रहा है और उन 15 टर्म्स का सम हमें दे रखा है। तो अगर मुझे S15 निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस 15 टर्म इक्वल टू 750 आ जाएगा ये। अब हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, ये आ जाएगा 15 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। 15 5 टाइम्स 75, एक 0 पीछे लग जाएगा तो ये 50 आ गया। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा। इट मीन्स A1 प्लस A15 जो है वो 100 के इक्वल आ गया। अब आपको A1 फर्स्ट टर्म गिवन है 15 है,
तो A15 यहाँ से कितना हो जाएगा 100, ये इधर जाएगा -15 हो जाएगा तो 85 आ गया। इट मीन्स 15th टर्म जो है वो क्या आ गई आपके पास में 85 आ गई। 15th टर्म क्या है होगी A1 प्लस 14 टाइम्स D तो होगा, और ये 55 के इक्वल दे रखा है आपको। तो A1 फर्स्ट टर्म 15 प्लस 14D इक्वल टू 85, ये 15 उधर ट्रांसफ़र कर दो तो 14 ऑफ D इज इक्वल टू कितना आ गया 70 आ गया। तो D की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 70/14 मीन्स 5। इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास में क्या आ गया अब 5 आ गया। अब आपको A20 निकालना है, तो A20 के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक तो A चाहिए होगा प्लस n-1 20-1 19 इंटू D। तो फर्स्ट टर्म A कितना है हमारे पास में 15 है, प्लस 19 टाइम्स D कितना है 5 है। तो 19 इंटू 5 95 ये हो जाएगा, 95 प्लस 15 करोगे तो 110। इट मीन्स जो 20th टर्म है वो क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है रोहन रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000 if he increases the installment by 100 every month। अब देखो आपको एक सम गिवन है टोटल, इट मीन्स सम ऑफ AP दे रखा है, इन टर्म्स का सम जो है वो 1,18,000 आपको गिवन है। एक तो ये चीज़ आ गई यहाँ से, ठीक है। ये टोटल लोन ऑफ, ठीक है, ये दे रखा है टोटल लोन दे रखा है आपको स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000 मीन्स फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको A1 जो है वो 1000 दे रखा है, और हर बार कितना इंक्रीज कर रहा है हर मंथ ₹100 इंक्रीज कर रहा है, मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है वो ₹100 आ गया। ओके, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो ये कह रहा है 30 इंस्टॉलमेंट में जो है वो टोटल कितना, व्हाट अमाउंट, तो 30वीं इंस्टॉल में मीन्स आपको एक तो A30 फाइंड आउट करना है। जो 30th इंस्टॉलमेंट वो सबमिट करेगा वो कितनी करेगा, पहली बात तो ये। दूसरा, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। तो ये कह रहा है 30 इंस्टॉलमेंट के बाद में वो टोटल लोन कितना पे करेगा। इट मीन्स आपको जो सम है आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। ये तो टोटल लोन दे रखा है, ओके, सम नहीं दे रखा है, ये टोटल आपको लोन दे रखा है। तो सम तो हम तब निकालेंगे जब वो, ये तो प्रिंसिपल हो गया प्लस कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा उस पर। ओके, तो सबसे पहले तो हमें देखो फर्स्ट टर्म गिवन है और 100 क्या दे रखा है, इसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो 30th इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो A30 क्या हो जाएगा, A30 हमारा हो जाएगा A प्लस 29 ऑफ D। सबसे पहले तो ये, तो A कितना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 दे रखी है प्लस 29 इंटू D कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 29 100, ये आ जाएगा 3900। तो जो 30th इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी 3900 रुपीज़। एक तो ये आ गया। अब आपको सम निकालना है 30 टर्म्स का, जो हर एक इंस्टॉलमेंट आ रही है। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है भैया, पहले इंस्टॉलमेंट तो ये बता रहा है 1000 है, फिर हर बार क्या कर रहा है 100 रुपीज़ इंक्रीज कर रहा है, तो ये 1100 होगी, फिर नेक्स्ट जो है वो 1200 होगी, फिर 1300 होगी एंड सो ऑन। जो 30वीं होगी वो कितनी आ जाएगी 3900। तो अब ये कह रहा है कि टोटल 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा। तो S30 अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस 30th टर्म, निकाल सकते हैं ना, यही तो होगा। n30 गिवन है तो ये 30/2 15 हो जाएगा, इंटू फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 1000 है, फर्स्ट टर्म 1000 दे रखी है प्लस 30th टर्म हम निकाल लें 3900 आगे। तो ये क्या आ जाएगा 15 इंटू 4900,
ओके, तो 4900 इंटू 15 अगर आप करोगे तो 15 इंटू 9 कितना आ जाएगा, देखो 2 जीरो तो एज इट इज आ जाएगी। 15 इंटू 9 135 का 5 आ जाएगा, 13 कैरी आ जाएगा। 15 इंटू 4 60, 60 और 13 कितना आ जाएगा 73। इट मीन्स जो टोटल लोन पे करेगा वो कितने का करेगा करेगा 7,35,000। एक सेकेंड, 73,000 ओनली। वट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। ओके, 30 इंस्टॉलमेंट के बाद में वो इतना लोन पे कर चुका होगा। ठीक है, उसके बाद भी लोन तो जारी रहेगा बिकॉज प्रिंसिपल इतना है इसका 1,18,000, तो कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा। बट ये है कि 30 इंस्टॉलमेंट के बाद में वो इतना लोन पे कर चुका होगा 73,500। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है प्रूव दैट √3 क्या है एक इरेशनल नंबर। तो हमने √5 का ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, जो सेट 1 था उसमें √5 दे रखा था, वो प्रूव करना था आपको इरेशनल नंबर। यहाँ √3 दे रखा है, तो फिर से वही इसका कॉन्ट्रेरी एज्यूम करके चलोगे कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है जो a बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। a बाई बी को प्राइम नंबर है, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा फिर √3 b इक्वल टू a हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये 3b स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर के इक्वल। ओके, अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ये जो 3 है वो a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अगर 3a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3a को भी डिवाइड करेगा। जब 3a को डिवाइड करेगा तो a जो है वो 3 का क्या हो जाएगा, एक मल्टीपल हो जाएगा। तो a की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो 3b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 ऑफ c स्क्वायर आ जाएगा। 3 इस 9 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 3c स्क्वायर। अब यहाँ से ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो 3 है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर 3b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3b को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स b भी जो है वो 3 का क्या हो गया, कोई मल्टीपल हो गया। तो अगर a और b दोनों में एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर 3 तो यहाँ से दिख ही रहा है। तो एक अगर एटलीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया तो आप जो एज्यूम करके चले थे कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, तो जो आपने एज्यूम किया था वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। इट मीन्स आपका एज्यूमशन रॉन्ग है। तो जब आपका एज्यूमशन रॉन्ग है तो फिर √3 रैशनल नहीं होगा, तो √3 क्या होगा, फिर इरेशनल होगा। ओके, इस तरीके से इसको आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट जो सेट 3 में अब डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। सेट 3 में जो पहला डिफरेंट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम द अदर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक रूट जो है वो दूसरे का 6 टाइम है। सपोज एक रूट अगर मैं अल्फा ले लेता हूँ तो जो सेकंड रूट आएगा वो क्या आएगा, फिर 6 अल्फा आएगा। फर्स्ट का क्या हो गया, 6 टाइम्स हो गया। ओके, तो ये दोनों रूट हो गए। तो अब जब ये दोनों रूट है तो अगर आप सम निकालोगे, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस 6 अल्फा, अगर मैं सम निकालता हूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक तो 7 अल्फा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, -b/a। तो -b कितना हो जाएगा, -14, माइनस ऑफ -14 अपॉन a कितना है इसका, p हो जाएगा। ठीक है, तो 7 अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 14 अपॉन p। 7 से 14 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो अल्फा की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 2 अपॉन p। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन p आ गई। अब अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं अगर मैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, एक रूट अल्फा है और दूसरा क्या है 6 अल्फा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के इक्वल। तो अल्फा इंटू 6 अल्फा कितना हो जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। c क्या हुआ है, कॉन्स्टेंट टर्म 8 अपॉन a कितना है p। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू अल्फा 2/p का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन p हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 2/p का स्क्वायर करोगे तो 4/p स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8 अपॉन p हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल हो रहा है, ये 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स।
इट मीन्स आपके पास में क्या आ गया 3, इसको देखो और मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया 3/p² -1/p जो है वो 0 के इक्वल हो गया। तो 1/p कॉमन आ गया यहाँ से, ये बन जाएगा 3/p - 1 इक्वल टू 0। ओके, तो एक बार 1/p को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो 3/p को आपको क्या करना है 1 के इक्वल पुट करना है, तो p की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी आपकी इस केस में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा p = 3 फॉर विच 1 रूट इज द 6th टाइम ऑफ द अदर्स। नेक्स्ट आपको इसमें दे रखा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल ले लेते हैं, ये एक सर्कल आपको गिवन है, इस पे एक्सटर्नल पॉइंट से क्या कर रहा है फिर टेंजेंट खींच रहे हैं, खींच देते हैं टेंजेंट। ये एक टेंजेंट हो गई और ये दूसरी हो गई भैया। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींच रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर। ओके, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये वाली लाइन आपको प्रूव करना है बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट। ओके, तो ये जो लाइन है रेड वाली जो एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से क्या कर रही है, सपोज मैं एक्सटर्नल पॉइंट P ले लेता हूँ, ये A ले लिया मैंने, ये B ले लिया और ये सेंटर O ले लिया। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो APB है, एंगल APB को जो PO है वो क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये एंगल भी थीटा बन रहा है और ये एंगल भी थीटा बन रहा है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा जब भी इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम मिलाते हैं किससे, सेंटर से, इस तरीके से मिला सकते हैं। तो जब भी हम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाते हैं तो ये जो लाइन बनती है वो ऑलवेज टेंजेंट के तो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, मुझे ये 2 एंगल क्या करने हैं इक्वल पुट करने हैं। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल की बात करूँ मैं, ट्राइंगल OAP, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन ट्राइंगल OAP ट्राइंगल OBP, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दूं कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं, तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में सभी साइड्स भी सेम हो जाएंगी और सभी एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं बात करता हूं तो एक चीज़ देखो, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। इट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ कि जो OA है वो OB के क्या है इक्वल है। क्यों इक्वल है भैया, दोनों सर्कल की रेडियस है। OP इक्वल है OP, दोनों में क्या है ये कॉमन है, ये भी बात सही है। थर्ड में क्या लिख सकता हूँ भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींच रहे हैं वो भी तो टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। इट मीन्स जो PA है वो भी PB के क्या है इक्वल है, क्या इक्वल टेंजेंट्स। समझ में आया। तो अगर किसी भी 2 ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या हो रही है सेम हो रही है, तीनों साइड अगर सेम हो रही है तो वो दोनों ट्राइंगल फिर क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर बाय SSS या फिर SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OBP के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर जो तीनों एंगल है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी क्या होंगे सेम होंगे। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल जो है APO
इक्वल है एंगल बी पी ओ के। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि जो पी ओ है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट्स कर रही है एंगल ए पी बी को। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है इसमें। ओके, तो ये जो सभी सेक्शन सी के क्वेश्चन थे, सेट 1, सेट 2, सेट 3, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इससे पहले कि अगर आपको सेक्शंस देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। किसी और क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो वो भी हमने सॉल्व कर रखे हैं, और जो सॉल्व नहीं कर रखा है वो अपकमिंग डेज में हम सॉल्व करके डिस्कस करेंगे उनको। ओके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब करना ही है आपको। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।